नमस्कार, एबीपीएल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गणेश रावत जी। चलिए इनसे खास बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपीएल न्यूज नमस्कार, में। आपका धन्यवाद आपका। सर, लोकसभा चुनाव नजदीक है। अभी हम आपके कार्यालय के पास ही मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर हम उतरे हुए हैं। क्या कुछ आपको लग रहा है, क्योंकि 19 तारीख को वोटिंग हो रही है, क्या कहेंगे आप? जी, अभी 1 महीने का समय है और लगभग जिस तरह से हम देख रहे हैं जनता के मन में उत्साह है और मोदी जी की उपलब्धियों को लेकर या उनकी नीतियाँ और उनके कार्यक्रम जो कि उन्होंने पिछले 10 साल की उपलब्धियाँ हैं, उनसे जनता काफ़ी आशान्वित है और एक अच्छे नेतृत्व के रूप में उन्होंने देश के अंदर सरकार देने का काम किया है। उनके प्रति एक विश्वसनीयता है, सबको साथ लेने का, समावेशी विकास करने का उनका एक तरीका है और उसी पूरे नेतृत्व पे मुहर लगाते हुए जनता एक बार फिर से ये चाह रही है कि मोदी जी को देश की सत्ता केंद्र की सौंपी जाए। सर, मैं बात करूं, देखिए सांसद की अगर तीरथ सिंह रावत जी की, तो क्या कुछ आपको ऐसे काम उनके अच्छे लगे और क्या कुछ ऐसे काम रह गए हैं अभी भी जो इस क्षेत्र में होने चाहिए? देखिए, सांसद के रूप में जो सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे को लगती है उनकी, वो काफ़ी सहज और लोगों से मिलने वाले, कार्यकर्ताओं का और आम जनता का सम्मान करने वाले सांसद के रूप में उन्होंने कार्य किया। और हमें तो इस बात का भी सौभाग्य मिला कि कुछ समय उनको मुख्यमंत्री के बतौर भी काम करने का मौका मिला प्रदेश के। तो हमने देखा कि उस दौरान वो कार्यकर्ताओं का फ़ोन भी स्वयं मेरा खुद उन्होंने 3 बार फ़ोन रिसीव करा। तो इतना सहज मुख्यमंत्री का कार्यकाल उनका रहा। वो राजनीतिक समीकरण और अन्य चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन जनता के बीच में जाना, कोविड काल में देखिए किस तरह से वो बाकायदा अपनी जान की बाजी लगाकर जो आइसोलेशन सेंटर थे या कोविड केंद्र थे उनके अंदर तक हालात जानने के लिए खुद उन्होंने फ्रंट पे जाकर जायज़ा लिया। बहुत सारी योजनाएं उन्होंने मुख्यमंत्री रहते रामनगर के लिए, हम अगर रामनगर शहर की बात करें, विधानसभा की बात करें, तो उन्होंने कई घोषणाएं की थी, उन पर अमली जामा भी पहनाया गया। एक सांसद के तौर पर उन्होंने कई सारे सवालों को संसद में भी उठाया, प्रदेश के, और हम अपनी विधानसभा की बात करें तो अपनी विधानसभा के भी। तो एक सहज, सरल और अच्छे सांसद के तौर पे, जनता से मिलने वाले सांसद के तौर पे उनका कार्यकाल रहा और कई उपलब्धियां भी रही। खास तौर पे मैं अपनी विधानसभा की बात करूं तो करोड़ों रुपए की योजनाएं केंद्र सरकार से यहाँ पर ज़मीन में उतरी हैं, जिसमें धनगढ़ी पनवद में पुल है, उसमें हमारे जो प्रत्याशी हैं माननीय बलूनी जी, उनके द्वारा भी प्रयास किया गया क्योंकि वो राज्यसभा सांसद थे। तो वो वहाँ पर करोड़ों की लागत से 2 पुल बन रहे हैं, पूरे कुमाऊं गढ़वाल की लाइफ लाइन है। हमारे वहाँ एक पॉलिटेक्निक केंद्र खुला है, करीब 28-30 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। एक IHM खुला है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, उसकी कक्षाएं शुरू हो गई हैं, उसमें भी करोड़ों रुपए का बजट लगा है, वहाँ कक्षाएं इस बार से शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा रामनगर काशीपुर 4 लेन की स्वीकृति मिली है, उसका भूमि पूजन हो चुका है। लेकिन सर, इतने के बावजूद भी देखिए 3 सीटों पे तो रिपीटेशन हुआ है, बीजेपी ने 3 सीटों पे तो रिपीट ही किया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तीरथ सिंह रावत जी का टिकट जो है वो अब अनिल बलूनी जी को दे दिया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक में जो भी कार्यकर्ता होते हैं, कभी भी किसी भी दायित्व पे उनको बैठा जा सकता है। एक टीम है, उसमें टीम के कैप्टन तय करते हैं कि भाई कौन बॉलिंग करेगा, कौन फील्डिंग करेगा, कौन बैटिंग करेगा। तीरथ सिंह रावत जी के बारे में आपको बताऊं, जब विधानसभा में 2017 में टिकट नहीं मिला था, लोग कहते थे भाई इनको तो टिकट ही नहीं मिला, सिटिंग MLA थे, टिकट काट दिया गया पार्टी के द्वारा। लेकिन देखिए, बाद में उनको सांसद का टिकट दिया गया, वो सांसद बने और समय आने पर उन्होंने मुख्यमंत्री का दायित्व भी निभाया। तो पार्टी में सभी कार्यकर्ता यहाँ पर सामान्य हैं। अनिल सर से क्या कुछ उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इस बार टिकट उन्हीं को दिया गया है? देखिए, अनिल बलूनी जी का पहले से एक पुराना नाता रहा है रामनगर में, क्योंकि वो एक बार राज्य मंत्री स्तर का जो है पर्यावरण सलाहकार समिति में रह चुके हैं और लगातार उनका आना जाना है, हमारे कार्यकर्ताओं से संवाद है उनका और यहाँ के कार्यकर्ता भी उनसे प्रेम करते हैं और रामनगर की कई समस्याओं को उन्होंने एड्रेस करने का कार्य भी किया है। जैसे धनगढ़ी पुल की बात मैंने की, उसमें उन्होंने विशेष प्रयास किया। अन्य कई ऐसे मामले हैं, तो उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। अगर वो सांसद बनेंगे तो हम तो ये भी चाहेंगे कि बाद में वो मंत्री पद उनको मिले केंद्र में, और रामनगर से उनका विशेष अनुराग है। तो कल को हम कहीं ना कहीं, हमारा भी क्लेम रहेगा, हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंतर से उनको रामनगर विधानसभा से जिताकर भेजा जाए। और इसके लिए पब्लिक में भी मैं खास रिस्पांस देख रहा हूँ। अभी मैं मार्केट में घूम रहा था तो मेरे कई सारे व्यवसायी बंधु हैं, उन्होंने कहा यार बहुत अच्छे कैंडिडेट आपने दिए और हमें भी उम्मीद है कि इस बार जो है रामनगर और भी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा, अनिल बलूनी जी के सांसद रहते उनकी रहनुमाई में। सर, देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि डबल इंजन की सरकार में क्या जनता सच में आपको खुश नज़र आ रही है, या फिर आप जनता के बीच में भी लगातार जा रहे होंगे? महिला सशक्तिकरण की भी लगातार बीजेपी बात करती है, तो क्या आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार में जितना फ़ायदा पहुँचना चाहिए था, क्या सच में जनता को पहुँच रहा है इतना फ़ायदा? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं तो अभी बैठकें लेके आ रहा हूँ, 2-3 शक्ति केंद्रों में हम लोग बैठकें ले रहे, दो शक्ति केंद्रों से बैठकें लेके आ रहा हूँ। वहाँ पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे भी हम रिस्पॉन्स ले रहे हैं
और आम जनता के बीच में खास तौर पे उत्साह भी, हमने लाभार्थी संपर्क अभियान चलाया था, उसमें भी हम एक एक वोटर के घर पे गए थे। उसमें हमें एक रियल टाइम फीडबैक देना था पार्टी के ऐप पे, तो उसमें हमें पूछना था जो लाभार्थी है, जो विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हुआ है, कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति या सरकार के प्रति कितने संतुष्ट हैं। तो अधिकांश जो संतुष्टि का लेवल है बहुत अच्छा, संतोषजनक पाया गया। मैं समझता हूँ कि विपक्ष इस समय बड़ा हताश है, क्योंकि मोदी जी ने जो धुआंधार बैटिंग की है और जिस तरह से हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, जो सांसद प्रत्याशी हैं, जो उनका प्रॉमिसिंग पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, उनको देखते हुए विपक्ष का यहाँ तक देखिए रामनगर विधानसभा अभी ऑफिस तक नहीं खुल पाया, वो यहाँ तक कि सोशल मीडिया में तक वो लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो उसी से पता चलता है कि वो लड़ाई को पहले ही हारा हुआ मान चुके हैं। और जो है रामनगर ही नहीं बल्कि पौड़ी गढ़वाल पूरी लोकसभा सीट पे हमारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। पहाड़ों में भी हमारी बात हो रही है कई जगह। जो मोदी जी का जो एक विजन है कि देश को एक आत्मनिर्भर और सशक्त भारत बनाना है, विकसित भारत बनाना है और सुपर पावर के रूप में आने वाले समय में जो बड़े देश हैं दुनिया के, उनके साथ खड़ा करना है। उसके साथ साथ जो गरीब है, जो मजलूम है, जिसके पास खाने को नहीं है, जिसको आप पहनने को नहीं, जिसके सर पे छत नहीं है, उनका भी हाथ पकड़ के चलना है। इस तरह से एक समावेशी विकास करते हुए जिस तरह से मोदी जी ने पिछले 10 सालों से भारत को आगे बढ़ाया, तो लोग उनके प्रति उत्साहित हैं और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जनता उनको फिर से एक बार मौका देने जा रही है। आप स्वयं जाएंगे धरातल पर, तो गाँव में, शहर में, कहीं भी आप जाएंगे तो मोदी जी के प्रति एक खास तौर पर अभूतपूर्व आपको विश्वास, और यही नेता का सबसे बड़ा वो होता है कि किस तरह की विश्वसनीय नेतृत्व वो पैदा करता है। तो कहीं ना कहीं उस विश्वसनीयता के साथ और उनकी जो विकास की नीतियां, उनके साथ देश की जनता खड़ी होगी, ऐसा हमें पूरा अनुमान है। और हम जब फील्ड में जा रहे हैं तो ये देखने को मिल रहा है। लेकिन सर, जब मैं पहले भी फील्ड पे गई थी तो कई जगह मुझे भी ऐसी दिखी थी कि जहाँ पर लोगों के पास घर नहीं था और महिलाएं जो थी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। अगर मैं आज भी गांव देहात की बात करूँ या फिर उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ की बात करूँ, तो एक तो रोड की फैसिलिटी वहाँ नहीं है। पेयजल की अगर मैं बात करूँ, वो फैसिलिटी उनको नहीं मिल रही है। लोग कई किलोमीटर तक जाते हैं, फिर नौले के पास जाते हैं, फिर बहुत दूर तक जाते हैं पहाड़ों में आज भी पानी भरने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि डबल इंजन, जिस तरीके से सरकार कही जा रही है कि डबल इंजन की सरकार है, तो अभी तक उस तरीके का लाभ तो उनको नहीं मिल पा रहा है या फिर पहुँचने में देरी हो रही है, ये मैं कहूँगी। नैना जी देखिए, पिछले 10 सालों में जिस तरह से प्रयास किया है सरकार ने, अगर आप इस दौरान जाएंगी तो जगह जगह जिन गाँव में आप बात कर रही हैं कि सर पे पानी लाना पड़ता है, हर घर में नल और नल से जल की योजना जो चल रही है, उसमें पूरे देश के अंदर अरबों रुपए का बजट इसमें खर्च किया जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर भी हर गांव में और हर घर को पाइपलाइन से कनेक्ट करके उसको शुद्ध पेयजल पहुंचाने की पूरी योजना इस समय ज़मीन पर उतारी जा रही है। आप देखेंगे जगह जगह कहीं नाली, मतलब पेयजल की लाइन खुद रही है, कहीं टैंक बन रहे हैं, कहीं बोरिंग हो रही है, कहीं रिचार्ज मतलब जल स्रोतों से पानी को पहुंचाने की योजनाएं बननी है। तो पानी का जो है, बिजली देखिए आप, कई सारे ऐसे घर थे जहां 5 करोड़ घर देश में ऐसे थे जहां आज़ादी के 70 साल में बिजली का कनेक्शन लेने की स्थिति उन लोगों की नहीं थी। लेकिन ऐसे लोगों का पूरा सर्वे किया गया, अरबों रुपया खर्च किया सरकार ने अपने बजट में से, और मुफ्त बिजली कनेक्शन सौभाग्य ज्योति योजना के तहत उनको दिए गए। पिछले 10 सालों में आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, RTI से भी मांग सकते हैं। उत्तराखंड में भी ये हुआ है। हमारे रामनगर के अंदर बहुत सारे वन ग्राम ऐसे थे जिन वन ग्रामों में जो है बिजली नहीं थी, उनको हमने सोलर की बिजली मुहैया कराई। इसके अलावा आप आवास की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन बेघरों के छत नहीं है सर पे, उन सब लोगों को जो है घर दिलाने का काम किया जा रहा है। तो बहुत सारी गरीब कल्याण अन्न योजना, आप देखिए मुफ्त राशन की कितनी बड़ी स्कीम है। पूरी दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं होगी कि किस तरह से अपने नागरिकों को, जहाँ के लोगों की सुरक्षा की बात है, बीमार होते हैं, आयुष्मान में उसको कवर किया जा रहा है। गंभीर बीमारी की हालत में आपका कर्जे में दब जाता था कोई भी गरीब परिवार, लेकिन आज आयुष्मान कार्ड होने से उसकी जान की हिफाजत हो रही है। बड़े से बड़े अस्पताल में उसको इलाज मिल रहा है मुफ्त में। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुफ्त वैक्सीन का आयुष्मान कार्ड तो बनवा दिए गए हैं, ये बात हम भी मानते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनकी इतनी दुर्दशा क्यों है? क्योंकि आज भी अगर आप बागेश्वर का अस्पताल देख लीजिए, रामनगर अभी जहां आप प्रेजेंट में हैं, वहां क्या हमें तो लगातार शिकायतें मिल रही हैं। सर, हॉस्पिटल क्यों नहीं सुधारे जा रहे हैं ये चीज़ें? देखिए, ये शिकायतें जो है आज की नहीं है, ये लगातार हैं। उसके पीछे एक वजह ये भी है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर डॉक्टर हैं, वो पहाड़ों में या इंटीरियर क्षेत्रों में काम करने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड सरकार लगातार विज्ञप्ति निकालती है, डॉक्टर्स के पदों पर पूरे पद नहीं भरे जाते, कहीं पद भरे जाते तो लोग रिमोट एरियाज़ में रहना पसंद नहीं करते। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पूरा जो हेल्थ सिस्टम, आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको, सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैन पावर की कमी, क्योंकि इलाज के लिए डॉक्टर चाहिए,
और डॉक्टरों के साथ कुछ ना कुछ, अभी हमने स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की पोस्टें निकाली थी बहुत सारी सरकार ने, तो बहुत सारी पोस्टें खाली भी रह गई। लगातार आप देखेंगे अधियाचन होते रहते हैं, पोस्ट भरी आती रहती हैं, लेकिन चूंकि कई ट्रांसफरेबल पोस्ट हैं, दूसरा डॉक्टर्स छोड़ के चले जाते हैं। हमने इतना सस्ता उत्तराखंड में मेडिकल की पढ़ाई करी, पूरे भारत में इतनी सस्ती मेडिकल की पढ़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोग बॉन्ड तोड़ के डॉक्टर भाग गए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही। उनसे कहा गया आप सस्ती पढ़ाई कीजिए लेकिन आपको रिमोट एरियाज में रहना होगा, लेकिन हमारे जो है वो युवा जो है रह नहीं पाए वहाँ पे। तो ये सारी विसंगतियाँ हैं जिनकी वजह से हेल्थ सिस्टम, जो सार्वजनिक जो हमारा सिस्टम है ये हेल्थ का, वो उतना प्रॉपर काम नहीं कर रहा, लेकिन उसके लिए कई उपाय और खोजे जा रहे हैं। भविष्य में मुझे लगता है बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर खास बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद।